जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सारे टेट एग्जाम के लिए मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूं। डेली गणित अभ्यास प्रश्नावली का एक लेक्चर आपके पास आता है और आज उसी लेक्चर सीरीज का 6वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं पैटर्न पर आधारित प्रश्न। आपके एमपी टेट के सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है पैटर्न पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे और पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज मैं आपको 6 प्रश्न कराने वाला हूं जो डिफरेंट टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 6 के 6 प्रश्न, कोई यूपी टेट में, कोई हरियाणा टेट में, कोई सी टेट में पूछा गया है। इससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि पैटर्न पर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। 6 प्रश्न पूरे अलग अलग टाइप के हैं, 6 प्रश्न। तो इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये आइडिया लगेगा कि पैटर्न के सवालों को टैकल कैसे करना है और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं और हमेशा इसमें नए प्रकार के सवालों के बनने की गुंजाइश रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखिए हमने भी यहाँ पर उसको पहले से ही उतार के रखा है। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलते रहे होंगे। आप कहोगे सर ये क्या पैटर्न वाले क्वेश्चन है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग पर भी वो ये सवाल पैटर्न ही बना रहे हैं। पैटर्न यानी कोई एक ऐसा क्रम बन जाए कि उसी क्रम से सारी चीजें चल रही हों, बाकी की उसके आगे की चीजों में उसी क्रम से चल रहा हो, तो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि पहला ये खांचा, दूसरा ये डब्बा और ये तीसरा डब्बा एक पैटर्न के तहत बनाए गए हैं और उसी पैटर्न के तहत ये चौथा डब्बा बनाया गया है। इसमें ये बीच की संख्या मिसिंग है, उसकी जगह स्टार लिख दिया गया है। हमको ये मिसिंग वाला नंबर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। हमको बस दूर से सवाल को अच्छे से आराम से देखना है तो हमको दिख जाएगा कि इसमें पैटर्न क्या है। मुझे तो दूर से ही दिख रहा है, आप लोगों को दिख गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए कि यहाँ देखो ये जो 7 आया ना, कैसे आया, ये 4 और 3 को तिरछे में जोड़ा हमने तो 7 आया और 6 और 1 को जोड़ रहे हैं तो भी 7 आ रहा है, इसलिए ये 7 आया। ओके, क्या ये पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है? तो देखते हैं। यहाँ 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आया, 1 और 4 को जोड़ा तो 5 आया। अरे इसमें भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, 7 और 8 को जोड़ा तो 15 आया। ठीक है, 6 और 5 को जोड़ा तो भी 15 आया। अरे इसमें भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी ये तीनों खांचे इसी पैटर्न पे बने हैं, चौथा खांचा भी इसी पैटर्न से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 6 हमने जोड़ा, कितना हो रहा है 11, और 7 और 4 जोड़ा 11, यानी स्टार की जगह क्या आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। ये हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपको 3 पैटर्न दिए गए, ये पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, और इसी पैटर्न के आधार पर हमको ये चौथा पैटर्न पूरा करना है। ये सारा जो भी संक्रियाएं हैं एक ही पैटर्न पर लिखी गई हैं, तो उसी पैटर्न पर हमको वो चौथे को बताना कितना होगा। वैसे तो देखो यहाँ पर अगर आप मजदूरी करना चाहते हैं तो आप मजदूरी कर सकते हैं। 9 गुणा 9 81, उसमें 7 जोड़ोगे 88 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 गुणा 8 वो 98 गुणा 9 प्लस 6 जोड़ोगे 888 आ जाएगा। इसका गुणा 9 में करोगे 5 जोड़ोगे ये भी आ जाएगा। इसका गुणा अगर 9 में करोगे 2 जोड़ोगे तो भी आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। ये तो हुई मजदूरी वाली मेथड, लेकिन आपसे मजदूरी तो पूछी नहीं गई है, आपसे तो पैटर्न पूछा गया है। तो पैटर्न को हमको समझाना है, तो पैटर्न हम समझाएंगे कैसे, हम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें एक चीज़ तो हमको यहाँ पे सारे पैटर्न में फिक्स नजर आ रही है, तो जो फिक्स वाली चीज़ है वो देखेंगे 9 9 9, सब में 9 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे जो दूसरा नंबर है हमारा संक्रिया में वो फिक्स है सब में। अब ये देखेंगे कि ये जो पहला नंबर है ये हमारा थोड़ा बढ़ रहा है। यहाँ 1 डिजिट था, फिर 9 के बाद 8 आता है, तो उसी पैटर्न में आगे बढ़ा, 1 कम करते हुए फिर 987 बढ़ा। फिर आगे के पैटर्न में ऐसा पैटर्न बना होगा 986 गुणा 9 प्लस 4 बराबर जो भी होता होगा आगे, इस तरीके का पैटर्न बना 9 8 7 6 सॉरी, फिर ऐसा बना होगा 9 8 7 6 5, ऐसे करके यहाँ तक आ गए 9 8 7 6 5 4 गुणा 9 प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो एक तो यहाँ पे ये बन रहा है और यहाँ एक एक कम हो रहा है, 7 6 5, ऐसे ही 4 3 2, ऐसे करके वहाँ पे 2 तक आ गए। और यहाँ देखो एक एक संख्या बढ़ती जा रही, पहले 2 8 थे, फिर 3 8 हुए, फिर 4 8 हुए, फिर 5 8 होंगे, फिर 6 8 होंगे, और जैसे ही 2 आ जाएगा तो 7 8 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने पैटर्न समझ लिया। अब देखो पैटर्न जो समझना है
जरूरी नहीं है हर किसी को एक ही तरीके से पैटर्न समझ में आए, कोई और बच्चा हो जिसको किसी और तरीके से पैटर्न समझ में आ रहा हो। जैसे यहीं पे मैं बता दूं, जैसे हमने कैसे पैटर्न समझा कि यहाँ 7 लिखा हुआ था तो जहाँ पर 2 8 आ रहे थे, फिर एक कम हुआ तो 3 8 आने लगा, फिर एक और कम हुए तो 4 8 आने लगे, फिर एक और कम हुआ 4 हुआ तो एक और 8 बढ़ गया, फिर 3 आया तो एक और 8 बढ़ गया, फिर 2 आया तो एक और 8 बढ़ गया, ऐसे 7 8 आ गए। कोई दूसरा बच्चा यहाँ से समझ सकता था कि यहाँ पर एक डिजिट आया था इस संख्या में तो दो बार 8 आ रहा था, यहाँ 3 डिजिट की संख्या थी, यहाँ 2 बार 2 डिजिट की संख्या बनी तो यहाँ 3 डिजिट की संख्या बन गई, यहाँ 3 की बनी तो यहाँ 4 की बन गई, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट की संख्या बनी है तो ये आगे 7 डिजिट की संख्या बनेगी और 8 8 8 8 बार बार रिपीट हो ही रहा है वो पैटर्न में, तो 7 बार 8 लिख दिया। तो किसी ने पैटर्न को हो सकता है यहाँ से समझाओ, कोई एक और बच्चा हो उसने पैटर्न को कैसे समझा हो, जैसे मान के चलो यहाँ 7 लिखा हुआ है और 8 2 बार आ रहा है तो 7 और 2 9 हो रहा है, यहाँ 6 लिखा है 8 3 बार आ रहा है तो 6 और 3 9 हो रहा है, यहाँ 5 लिखा है 8 4 बार आ रहा है तो 5 और 4 9 हो रहा है, ऐसे यहाँ पे 4 लिखा है तो 8 को कितनी बार आना पड़ेगा 5 बार तब 9 होएगा, यहाँ पर 3 लिखा है तो 8 को कितनी बार आना पड़ेगा 6 बार तब 9 होएगा 3 और 6, ऐसे यहाँ पर 2 लिखा है तो 8 को कितनी बार आना पड़ेगा 7 बार तब 9 होएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने देखो खुद ही यहाँ पर तीन तरीके निकाल लिए पैटर्न को कंप्लीट करने के। तो पैटर्न को कंप्लीट करने के कईयों तरीके हो सकते हैं। पैटर्न एक ऐसा सवाल है जिसमें हमको रचनात्मकता झलकती है और बच्चों को पैटर्न इसीलिए सिखाया जाता है ताकि वो गणित को थोड़ा ब्रॉड तरीके से समझें, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी रचनात्मकता भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स ही पैटर्न दिखता हो किन्हीं भी चीजों में कि नहीं ऐसा ही ऐसा होगा, ऐसे सोचना गलत है वैसे सोचना गलत है। जैसे इसी सवाल में हमने 3 तरीके से सोच के पैटर्न को कंप्लीट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहां पर हम पैटर्न देखते हैं, ये आपका सीटेट में पूछा गया सवाल है। तो यहां पर देखो पैटर्न समझने के लिए आपको 4 पैटर्न दे दिए गए हैं, फिर आपको 5वां जो तथ्य है, 5वां जो भी है लिखा हुआ उसको पैटर्न के आधार पर उसका आंसर बताना है। वैसे सिंपल ये घटाना भाग है, अगर आप 9 में से 1 घटाओगे फिर 8 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें से 1 घटाओगे दोगे 12 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है देखो, 9 में से 1 घटाया, 8 का भाग हर एक में जा रहा है, 8 8 8, ये फिक्स है पैटर्न में। ये देखो यहाँ पर भी फिक्स है, ये एक फिक्स चीज है। क्या चीज वेरी कर रही है, बदल क्या रही है, ये 9 था तो अगले में 9 के बाद 8 आता है, 9 8 ऐसे लिख दिया, फिर अगले में 9 8 7 ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ 9 8 7 6 ऐसे लिख दिया, नेक्स्ट में 9 8 7 6 5 लिख देंगे, नेक्स्ट में 9 8 7 6 5 4 तक लिख दिया। यहाँ पर हम क्या था घटा रहे थे, पहले 1 को घटाया, फिर 2 को घटाया, फिर 3 को घटाया, फिर 4 को घटाया, फिर 5 को घटाएंगे, फिर यहाँ 6 को घटा दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे ही फिर भाग 8 ये फिक्स ही था ऐसे करके। अब यहाँ पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न क्या है ये हमको आंसर में बताना है। यहाँ 1 था तो 1 के बाद 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है ये, लेकिन पैटर्न पर आधारित जो सवाल हैं उसमें कैसा भी पैटर्न बनाया जा सकता है। ये एग्जामिनर के दिमाग की उपज है। अगर एग्जामिनर एक अच्छा सा क्वेश्चन बना देता है और आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते तो आपका नंबर चला जाएगा। तो आपकी जो अवबोधन क्षमता है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न पर आधारित जो सवाल हैं जहाँ से भी मिले, रीजनिंग में मिले या फिर किसी टेट की बुक में मिले, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन के सामने आपके आ गया होगा चौथा प्रश्न। सीटेट की परीक्षा में ये पूछा गया और यहाँ पर आपको पैटर्न को समझने के लिए 3 पैटर्न दिए गए हैं और चौथा आपसे पूछ लिया गया है, इस पैटर्न के आधार पर चौथा बताइए। वैसे वास्तव में 1 का 1 में गुणा करोगे ये आएगा, 11 का 11 में गुणा करोगे 181 ही आएगा, इसका इसमें गुणा करोगे यही आएगा। या तो आप गुणा करके निकाल लो, अदरवाइज आप पैटर्न से निकालो। मुझे यहाँ पर एक चीज का पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है, यहाँ देखो मुझे एक पैटर्न दिखा, मैं दूसरे से शुरू करता हूँ। पहले मैं एक ही संख्या तो समझ में नहीं आएगा वो पैटर्न। दूसरे से अगर मैं शुरू करूँ कि यहाँ 2 अंक थे तो मैंने गिनती को 2 तक बढ़ाया, जैसे 1 और 2, फिर मैंने वहाँ से ही वापस ही कम कर दी, 2 से 1 कम किया तो 1।
ऐसे ही यहाँ पे 3 1 आए थे, 3 1 गुणा 3 1, 3 बार 1 1 1 1 1 1, तो मैं 1 2 3 तक मैंने गिनती को पढ़ा, 1 2 3, फिर 3 से कम कर दिया 2 1 3 2 1, तो वहीं पे कम कर दिया, तो यही आया। ये एक पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पर 4 1 होते, 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4, तो हम क्या करते 1 2 3 4 तक जाते और फिर 4 से कम हो जाते 3 2 1। तो ये कोई तरीका नहीं है कि भैया सर ये कैसे आ गया, क्या है, ये हमको दिमाग से समझना है, हमको दिखना चाहिए दूर से, अच्छा ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, रीजनिंग है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये पैटर्न बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। तो हम 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, फिर 5 से एकदम कम कर देंगे, 4 3 2 1, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की बात है कि अगर अब लोग बात क्या है, दिमाग लगाने लगते हैं, बच्चे पूछने लगते हैं, आप लोग ही पूछने लगते हैं, सर अगर ऐसा हो जाता कहीं 11 गुणा 111 होता, यहाँ 2 1 है, यहाँ 3 1 है, फिर क्या करते? अरे फिर कुछ नहीं करते, इस पैटर्न में थोड़ा ही आता, फिर वो है कि नहीं, जरूरी थोड़ा ही है हर गुणा पैटर्न में बने, फिर इसका गुणा करते और आंसर निकालते, है कि नहीं। तो पैटर्न वाले सवाल वही आएंगे जिनमें पैटर्न बन रहा होगा, या फिर जो गणितज्ञ हैं जो संख्याओं के साथ खेलते रहते हैं, वो पैटर्न बनाते हैं, हर चीज में देखते हैं पैटर्न, उनको गणित ही गणित दिखता है, संख्या ही संख्या दिखती है, तो वो पैटर्न आपको बना के फिर वो आपसे पूछते हैं। और टेट एग्जाम में ये पूछने का ये मकसद होता है कि आप बच्चों को कितनी रोचकता से पढ़ा पा रहे हैं। संख्याएं कभी कभी बोरिंग करने लगती हैं, तो आप उनमें चीज़ों को कैसे उनको समझा पा रहे हैं, कैसे सिखा पा रहे हैं, कैसे उनके अवबोधन क्षमता को बढ़ा पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देने लगा होगा। तो 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न में क्या है, ये आपका सीजी टेट में पूछा गया। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, डैश डैश ऐसे, यानी 4 + 4 8, 5 + 5 10, 6 + 6 12, ऐसे करके लिखा है 10 + 10 तक 20। अब ये किस चीज को बता रही हैं? इस पैटर्न से हमको क्या ज्ञात होता है? पहला है गिनती, दूसरा है सम और विषम संख्याएं, तीसरा है 2 का पहाड़ा निर्माण, और चौथा है अभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन की कटिस करो। पहला ऑप्शन कहता है गिनती, तो गिनती क्या होती है आपकी? गिनती तो आपकी ये होती नहीं है। गिनती आपकी कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6, ये सब गिनती होती है हमारी। 1 2 3 4, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? पहले में 2 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है, फिर 8 मिल रहा है, फिर 10 मिल रहा है, फिर 12 मिल रहा है, डैश 20 तक मिल रहा है हमको। तो वास्तव में देखा जाए ये गिनती तो है नहीं। कोई बोले कि सर ये सम संख्याएं, तो ये सम संख्याएं हो सकती हैं, पर ये यहाँ पे ही खत्म क्यों हो गई, है कि नहीं। अब दूसरा ऑप्शन में सम और विषम संख्याएं दोनों लिखा है। विषम संख्याओं की तो यहाँ कुछ बात ही नहीं है, यहाँ कुछ बात ही नहीं है इस पूरे पैटर्न में विषम संख्याओं की, ठीक है। तीसरा है 2 का पहाड़ा निर्माण, तो अगर हम देखेंगे तो ये 2 का पहाड़ा जरूर बनना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, और 10 पे जाके खत्म हो गया। तो पहाड़े भी हम ऐसे ही 10 तक ही पढ़ते हैं जनरली। तो 2 का पहाड़ा निर्माण हो रहा है। अभाज्य संख्याएं ये है नहीं, अभाज्य संख्याएं 2 3 5 ये सब होती हैं, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर ये 2 का पहाड़ा निर्माण हो रहा है। अब देखिए कई लोगों को लगता है सर 2 का पहाड़ा निर्माण ऐसे नहीं कर सकते। 2 का पहाड़ा निर्माण तो ऐसे होता है कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, ऐसे करके होता है। तो देखो आप लोग प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो, टीचर समझ रहे हो, टीचर का मतलब है कि आपकी सोच इतनी व्यापक हो कि सिमटे नहीं, कहीं पे सिमटे नहीं, कि आपने किसी में देख लिया कि पहाड़ा को इस तरीके से निर्माण होता है पहाड़े का, तो क्या दूसरे किन्हीं तरीकों से निर्माण नहीं हो सकता? क्या इसके समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता? हो सकता है। वही एक दूसरा तरीका उनने लिख दिया। उनने तरीका क्या लिख दिया कि 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 4 + 4 = 8, ऐसे करके उनने पहाड़ी का निर्माण करा। केवल और केवल जोड़ से निर्माण किया। बच्चों को गुणा कठिन लगता हो, मान के चलो गुणा अभी बच्चे छोटे जानते नहीं हैं, तो आप उनको केवल जोड़ के माध्यम से सिखाना चाहते हो। तो कोई एक आया, एक अच्छा टीचर, तो उसने एक पैटर्न बनाया पहाड़े निर्माण के लिए। अब कोई कहेगा सर 2 में तो ये पहाड़ा निर्माण हो गया, 3 के लिए इसमें पैटर्न बनाओ, कैसे बनाओगे? तो मैं बता सकता हूं, यहां पर मैं उसका मर्म समझ गया पहाड़े निर्माण का। क्या
उसने ये बोला कि एक जो होता है ना, अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, हर संख्या को 2 बार जोड़ेंगे। जो भी हमारी गिनती है उसको 2 बार जोड़ेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ने के लिए। 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो 3 बार जोड़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ना है तो 4 बार जोड़ेंगे, 5 का पहाड़ा बनाना है तो 5 बार जोड़ेंगे। तो उसने पहाड़े को एक अलग संकल्पना दी, ठीक है। तो 1 + 1 = 2। तो अगर 3 का पहाड़ा बनाना होगा तो 1 + 1 + 1 = 3, 2 + 2 + 2 = 6, 3 + 3 + 3 = 9। अगर आपको 5 का पहाड़ा बनाना है इसी पैटर्न से, तो 1 को हम 5 बार जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, वही 2 × 2 5 × 2 = 10, ऐसे ही करके होता है। तो ये उसने एक नई संकल्पना ली है पहाड़े के निर्माण की, तो ये चीज भी समझना जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। CTET में ये सवाल पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा सवाल है। इस सवाल में ना केवल आपको पैटर्न समझना है, बल्कि अगर आपको सही पैटर्न समझ में आ जाता है तो उसके बाद आपको एक संख्या श्रेणी का जोड़ भी निकालना है, जो कि अपने आप में समांतर प्रवृत्ति की है। मैंने इसके बारे में भी आपको औसत पढ़ाया था, वहाँ पे समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको फरा समझा दूंगा ऊपर से। चलो, तो यहाँ पर ये देख लेंगे, ये जो 3 संख्याएं हैं, ये 3 आपको वो दी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथा हमको निकालना है। ये पैटर्न दिए गए हैं, 3 पैटर्न। इन 3 पैटर्न की मदद से देखो, 2 पैटर्न 3 पैटर्न में बड़ा आराम से हर कोई समझ लेता है आखिरकार पैटर्न क्या है। तो उसी पैटर्न के आधार पर फिर हमको ये निकालना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि बहुत सी बार बच्चों को समझ में नहीं आता, सर ये ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर क्या है। यहाँ पर एक ऑपरेटर बोल दिया गया है प्लस और ऊपर 0, तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर इसी को ऑपरेटर कहते हैं। नहीं, ऑपरेटर हम किसी को भी कह सकते हैं। जैसे गुणा भी एक तरीके का ऑपरेटर है। ऑपरेटर यानी जैसे आप खुद देखो, ऑपरेटर कौन होता है? डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री का कोई भी काम दे दिया जाता है, ये काम करो, ऐसे ऐसे करो, तो बेचारा वैसे वैसे काम करता है कि नहीं। जिसको उसको जो बोल दिया जाए ऑपरेटर को, ये ऑपरेट करो ऐसे ऐसे, तो वैसे वैसे वो काम करने लगता है। जैसा जैसा उसको सिखाया जाता है वैसा वैसा वो करने लगता है, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ऐसे ही गणित में जो ऑपरेटर होता है वो ऐसे चिन्ह होते हैं, उन हर चिन्ह के लिए एक चीज हमको सिखा दी जाती है। क्या चीज सिखा दी जाती है? जैसे कि मान के चलो गुणा है, गुणा में क्या सिखाया जाता है? गुणा में मैं आपको बताऊं, जैसे 5 × 3 लिखा है, तो ये जो 5 × 3 है, इसका अर्थ क्या है? देखा जाए तो इसका अर्थ है 5 + 5 + 5, यानी गुणा का जो ऑपरेटर है, ये जो गुणा का चिन्ह है, वो ये बताता है 5 को कि भाई साहब 5 आपको 3 बार जोड़ना पड़ेगा। वो ये बताता है 3 को कि भाई साहब 3 आपको 5 बार जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही ये एक ऑपरेटर का नाम दे दिया। अब इस ऑपरेटर का यहां पर ये जो अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑपरेटर इसी के लिए है। अब देखिए, बहुत कम गुणा, भाग, प्लस, माइनस, यही चिन्ह ज़्यादातर यही चलते हैं, सभी लोगों के लिए सामान्य होते हैं। बाकी ये गणितज्ञ जो भी सवाल बनाते हैं अपने मन से कोई भी किसी को भी ऑपरेटर कह सकता है। चलो, तो ये तो था। अब इसमें हम पैटर्न समझें। वो ये कह रहे हैं कि ये जब भी ये चिन्ह लग जाता है, तो इस तरीके के पैटर्न में बदल जाती है संख्या। 4 ऑपरेटर 3, तो 4 + 5 + 6। 5 ऑपरेटर 4, तो 5 + 6 + 7 + 8। 6 ऑपरेटर 4, तो 6 + 7 + 8 + 9। तो n ऑपरेटर 8 की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ देखेंगे तो हमको दूर से दिख जाएगा। मुझे तो दूर से दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऑपरेटर का काम क्या है? जैसे गुणा क्या कर रहा था? 5 को 3 बार जुड़वा रहा था। तो ऐसे ही ये ऑपरेटर क्या कर रहा है? ये ऑपरेटर ये कह रहा है कि भाई साहब 4 3 बार जुड़वा दूंगा आपको, वो भी एक एक बढ़वा के। यही तो बोला उसने। देखो, 3 संख्या 4 के बाद फिर 1 जुड़ा, उसमें फिर 1 जुड़ा, अगली संख्या, फिर अगली संख्या। 4 से बोला कि 4 तुमको जुड़वाऊंगा 3 संख्याओं से, कि तुमको जुड़वाऊंगा, फिर अगली संख्या, फिर अगली संख्या, 3 बार जुड़वा देंगे आगे आगे करके। तो यही तो किया इस ऑपरेटर ने। 4 लिखा था, उसको 3 बार आगे, 4 के बाद 5, फिर 6। ऐसे ये देखो 5, फिर ऑपरेटर में 4, यानी 4 संख्याएं जुड़वा देंगे हम। पहली संख्या 5 होगी, फिर 5 से 1 ज़्यादा, फिर 1 ज़्यादा, फिर 1 ज़्यादा। ऐसे ही 6 के साथ देखो, 6 4 बार 4 संख्याएं जुड़वाएंगे, ये एक एक बढ़ के 6 7 8 9। पैटर्न समझ में आ गया होगा ज़्यादातर लोगों को। अब ऐसे ही यहाँ पर n लिखा है, तो n ऑपरेटर 8, यहाँ पर कितनी संख्याएं जुड़ेंगी? 8 संख्याएं जुड़ेंगी। पहली संख्या क्या होगी? यहाँ पर 4 की 4 थी, 5 की 5 थी, 6 की 6 थी, तो n की पहली संख्या क्या होगी? n ही होगी। क्वेश्चन मार्क हटाओ, अब तो आंसर लिखने लगेंगे n।
दूसरी संख्या क्या होगी बताओ। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, सर वहाँ तो चलो संख्या लिखी थी हमने, हम पहली संख्या 4 थी तो दूसरी 5, 6, 7, 8, यहाँ पे n है तो अगली क्या होगी, उसमें 1 जोड़ दो तो अगली संख्या हो जाएगी n+1। ऐसे ही हमको 8 संख्याएं जोड़नी है तो तीसरी कितनी हो जाएगी, n+2, तीसरी के बाद चौथी n+3, पाँचवीं n+4, छठवीं n+5, सातवीं n+6 और आठवीं n+7। ये तो चलिए मैंने बिल्कुल भोले बच्चों के लिए यहाँ तक लिख दिया, अदरवाइज आप तो जितने भी समझदार लोग हैं तुरंत समझ सकते थे पहली संख्या n है, दूसरी n+1 है, आखिरी n+7 होगी। अब ये तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है इतना बड़ा, इन सबको जोड़ना है। अब दो तरीके हैं, या तो आप जोड़ दो सबको यहीं से देख लो कितनी n आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 n है तो हम लिख देंगे 8n प्लस कितना है, 1 2 3 6 4 10 15 और 6 21 7 28। या तो ऐसे करके जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ पर तो आपका जोड़ आपके हाथ में था, आपके बस में था तो आपने कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए ये n ऑपरेटर 56 लिखा होता तो हमको कहाँ तक आगे तक जाना पड़ता, तो हम कैसे कर पाते। तो यहाँ पर वो भी मैं बता देता हूँ। ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी का जोड़ क्या होता है, इस पूरी श्रेणी का एवरेज इनटू इसमें कितने पद हैं ये। इस समांतर श्रेणी का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, पूरी समांतर श्रेणी का औसत एवरेज गुणा समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो कितने पद हैं, 8 पद हैं तो गुणा 8। ठीक, समांतर श्रेणी का औसत कितना है हमारा, पहली संख्या है n, औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो पहली संख्या n प्लस आखिरी संख्या n+7, इनको जोड़ के 2 का भाग दे दिया, गुणा 8 कर दिया। ठीक, तो अब देखेंगे हम इसको, ये काटो 4 है कि नहीं। अब यहाँ से देखेंगे, ये देखो 2n+7 इंटू 4, तो यहाँ देखेंगे गुणा कर देंगे 8n + 7 × 4 28। यहाँ से भी वही आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट थे, दोनों कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए, सीख लिए। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आपका जो MP-TET और C-TET का एग्ज़ाम है, इनको लेकर क्या है कि मैं एक वीडियो कोर्स निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो कि पेड रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, पेड रहेगा। MP-TET के लिए तकरीबन 70% तो मैंने थ्योरी क्लास कंप्लीट करा दी हैं कंटेंट की। अब कंटेंट में काफ़ी सारी लगभग 30% कंटेंट का और पेडागोगी की थ्योरी क्लासेस बची हुई हैं। तो MP-TET और C-TET इन दोनों के लिए इसमें मुझे आप लोगों के सुझाव चाहिए कि किस तरीके का कोर्स हो, उसकी फीस क्या हो। स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कोर्स में क्या क्या रहेगा। C-TET और MP-TET के जो सिलेबस है मैथ का, थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ टॉपिक हैं जो C-TET में हैं, MP-TET में नहीं है। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग कोर्स लेके आ रहा हूँ, और एक कोर्स होगा जिसमें दोनों होंगे, C-TET, MP-TET, UP-TET, सारे टेट एग्जाम में जितने भी पैटर्न होते हैं सबको इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप सबकी तैयारी कर रहे हैं तो आप वो कोर्स ले पाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, एक तो थ्योरी कंप्लीट होगी हमारी। थ्योरी के जो लेक्चर हैं अभी कंप्लीट नहीं है, अभी 14 लेक्चर डले हुए हैं यहाँ पे, फ्री अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उन सभी को, वो हमेशा फ्री रहेंगे। ठीक है, और जो और बचे हुए लेक्चर हैं बाकी के चैप्टर के जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको मैं उस कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टेट एग्जाम, ना केवल MP-TET के तो बहुत कम हैं, C-TET, UP-TET, हरियाणा टेट, जितने भी टेट के उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कराऊंगा। और आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। 30 प्रैक्टिस सेट की डेली आप लगाओ 30 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे कि दशमलव है तो दशमलव के 30 क्वेश्चन, इसके हैं तो इसके 30 क्वेश्चन, आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इतना रहेगा इसमें। और आपको ये कोर्स पूरा 30 दिन में ख़त्म करा दिया जाएगा।
ये गारंटी है कि 30 दिन में हम फिनिश ही करा देंगे, ताकि बाद में आप फिर अपना रिवीजन कर पाएँ, जब एग्जाम के 1 महीने पहले से आप दोबारा से रिवीजन कर लें। ठीक है, ऐसा ही सीटेट का सेम टू सेम हम सीटेट में करेंगे। अब देखो, हम अलग अलग कोर्स इसलिए बना रहे हैं कि कुछ लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सीटेट में कुछ ज़्यादा चैप्टर है, जैसे कि एलसीएम एससीएफ भी आ जाता है। सीटेट में बहुत सारे चैप्टर हैं जो एमपी टेट में नहीं है। तो सीटेट का एक बड़ा पोर्शन है जो अभी हमने कवर नहीं किया है। सीटेट के सिलेबस का तकरीबन हमने 40% कवर किया होगा फ्री लेक्चर्स में, या 40 भी नहीं होगा, 35% हो। तो सीटेट का हम इसी महीने पूरा कंप्लीट कराएंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं उनका, और आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, और ये भी 30 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। और एक कोर्स ऐसा रहेगा जिसमें दोनों मिक्स होंगे, दोनों के जो भी लेक्चर है, जितना भी ये मटेरियल है, सबको मिक्स कर देंगे। तो आप लोगों से मैं ये सुझाव चाहता हूँ कि इन कोर्सेस की फीस क्या रखी जाए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं किस रेंज में फीस इन कोर्स की होनी चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता।